हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस सीरीज़ में हम महाराष्ट्र सीईटी के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है पीवाईक्यू उसको डील कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हैलोजन डेरिवेटिव, और इसमें से ऑलरेडी हमने 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अब हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड का है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ये सीईटी लेवल के हैं, सीईटी के पीवाईक्यूज हैं, तो क्वेश्चन का लेवल उस तरीके से ही रहने वाला है from the point of view of the examination. I mean definitely we are doing the PYQ questions. तो पहला ऑप्शन क्या है, क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड क्लोरोमीथेन। अब इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो क्या लगता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड्स का, बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड्स का, वो बढ़ता है अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो क्लोरोइथेन में 2 कार्बन एटम है, क्लोरोब्यूटेन में 4 है, क्लोरोमीथेन में 1 ही है, और इसमें क्या है 3 है। हमको क्या पूछा गया है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Z इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको ये रिएक्शन गिवन है, इसका हमको Z पता करना है, टू फाइंड दिस आउट, Z पता करना है। सो इथेनॉल का कन्वर्जन, अच्छा हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। सो लेट अस राइट। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 OH, ये हमारे इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया SOCl2, और इसको हमने हीट किया है। तो जब हम ऐसा SOCl2 ऐड करके हीट करते हैं तो क्या होता है, OH रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से Cl अटैच हो जाता है। सो यू हैव गॉट CH3 CH2 एंड Cl हमने अटैच कर दिया। आगे हमको इसका रिएक्शन, तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको X मिल गया है। इसका रिएक्शन हमने कर दिया है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके पहले भी हमने ये इसका कंसेप्ट देखा था कि कभी भी आपके पास जब कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो और इसका रिएक्शन हम मैग्नीशियम से करा रहे हैं, फिर क्या होता है, ये जो अल्काइल पार्ट है और ये जो हैलोजन पार्ट है, इसके बीच में जाके मैग्नीशियम बैठ जाता है। सो द स्ट्रक्चर दैट यू विल गेट नाउ विल बी CH3, क्या होगा, CH3 CH2 Mg बीच में आके बैठेगा, सो Mg, और इसके बाद में क्या है, Cl। यहाँ पे कलर कोड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कलर कोड करने से स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। एंड देन लास्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं इसमें अमोनिया, NH3 ऐड कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था प्रीवियस वीडियोस में। वो स्टेटमेंट क्या था, देखो ये जो कंपाउंड अब हमको मिला है, ये कंपाउंड अपना क्या है, ये कंपाउंड अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो आई एम गोना राइट अ स्टेटमेंट हियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन आप इन तीनों कंपाउंड से करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, या तो रिएक्शन अपन ने अब की है इथेनॉल या फॉर एग्जांपल अल्कोहल के साथ में, इथेनॉल को हम इरेज कर देते हैं, ओके लीव इट, अल्कोहल के साथ में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल इथेनॉल, और या हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा ना, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन, अल्केन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब ये किस तरीके से रिएक्शन होती है, CH3 एंड यहाँ पे क्या है, CH2 है, अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना, ये क्या बना हमारा बना है CH3 एंड CH3 विच इज नथिंग बट इथेन बन गया है। और इसके साइड में क्या रहेगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, Mg है, Mg को एक जगह से
क्योंकि मैग्नीशियम डाइवेलेंट है, एक जगह पे क्लोरीन अटैच्ड है और दूसरी जगह पे क्या अटैच्ड है, NH2 अटैच्ड है। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, आंसर विल बी इथेन। अब ये जो ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ना केमिस्ट्री आना भी चाहिए कि कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा। अगर आपको बिल्कुल भी फ्रॉम स्क्रैच नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सो वी मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, एक्चुअली वीडियो में हम कंसेप्ट को थोड़ा सा टारगेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको SN1 एंड SN2 का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है उसका फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, और ये भी जो पर्टिकुलर PDF है ये भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज सनाज बायोकेमिस्ट्री, तो यू हैव टू ज्वाइन देयर, और नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे और ये PDF क्वेश्चन की PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। ओके, सो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो लेट अस सी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, कौन से रिएक्शन के बारे में, SN1 के बारे में। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है ना, जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करना पड़ता है। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट कि SN1 के अंदर रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस इफ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कायरल कार्बन इन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि SN1 के अंदर क्या होता है, रेसिमाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ कार्बोकटायन। यस, दिस इज आल्सो ट्रू, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट हमारा SN1 में बनता है। देन concentration of nucleophile does not affect the rate of the reaction, this is also true, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, SN1 unimolecular reaction, unimolecular reaction। ओके, एंड लास्ट वाला क्या, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि SN1 वन स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, और जो SN2 होता है वो 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि SN2 इज 1 स्टेप एंड SN1 इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज आई सेड बिफोर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म मोस्ट क्विकली। ओके, तो 4 कंपाउंड्स हमको यहाँ पे गिवन है। SN1 के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रिएक्शन है वो टर्शरी कंपाउंड्स के लिए जल्दी होती है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए। ठीक है, तो आपको वही चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड अगर इसमें टर्शरी हुआ तो उसमें रिएक्शन क्या होगी, सबसे ज़्यादा फास्ट उसी में रिएक्शन होगी। ओके, सो क्या देखना है हमको, क्या चेक करना, अल्काइल हैलाइड। ओके, सो लेट अस सी अल्काइल हैलाइड वाला यहाँ जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, हाईलाइट कर दे हम क्या, हाँ वो कौन सा पार्ट है, नहीं ज़्यादा ही बड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कार्बन हियर, ये वाला पार्ट है अल्काइल हैलाइड वाला। ये जो कार्बन है ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा सेकेंडरी कार्बन। ओके, यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच्ड है ये कौन से कार्बन को अटैच्ड है, ये हमारा हो जाएगा attached only one more carbon atom, this is primary alkyl halide। यहाँ पे C में देखेंगे तो ये हमारा कार्बन है, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ये कार्बन है, ये क्या है, ये है सेकेंडरी कार्बन, है ना, एक दो बॉन्ड्स है ना यहाँ पे। ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो सेकेंडरी हो गया। ये वाला जो कार्बन है वो किसको अटैच्ड है, एक यहाँ पे कार्बन को अटैच्ड है, ये वाला कार्बन एक कार्बन और एक और कार्बन को अटैच्ड है, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज ये वाला कार्बन एटम, अब ये कितने को अटैच्ड है, 1 2 3 कार्बन को अटैच्ड है। ठीक है, सो दैट इज टर्शरी कंपाउंड, सेकेंडरी हो गया और ये क्या हो गया, टर्शरी हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर होगा, यस हमारा आंसर होगा डी, है ना।
क्योंकि SN1 मैकेनिज्म टर्शरी कंपाउंड्स में ज़्यादा फास्ट होता है, अब फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी के अंदर. ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज which among the following reactions does not form alkyl halide. इसमें से कौन सा कंपाउंड या कौन सा रिएक्शन अल्काइल हैलाइड फॉर्म नहीं करता है. ओके, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HCl in presence of anhydrous NaCl2. Alcohol reacts with halogen in the presence of sunlight. Alcohol reacts with HI in the presence of NaIH3PO4, and alcohol reacts with HBr in the presence of NaBr and H2SO4. ओके, तो अल्कोहल यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अल्काइल हैलाइड मिलेगा, यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और हमको यहाँ पे अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा. अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे हमको अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ओके, अल्काइल हैलाइड का आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे जो ऑर्डर हमको मिलता है वो ऑर्डर हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है. Identify the alkyl halide that undergoes SN2 reaction most fastly. I mean ये तो ऑलमोस्ट जैसा हमने SN1 वाला देखा था वैसे ही रहेगा. तो SN2 का जो मैकेनिज्म होता है या सबसे फास्ट कौन सा होता है, दैट गोज इन द ऑर्डर प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. ओके, SN1 में हमने क्या देखा था, SN1 में हमने देखा था टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और ये SN2 के अंदर होता है ये वाला. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक होना होता है, बैक साइड अटैक होता है. तो बैक साइड अटैक होगा तो हमको क्या चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए. ठीक है, क्राउडिंग कम चाहिए. तो अगर क्राउडिंग कम चाहिए तो क्राउडिंग कम किस में होगा, प्राइमरी में क्राउडिंग कम होगा. तो क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड को फोकस कर रहे हैं, अगेन यू हैव टू चेक कि कौन सा कंपाउंड प्राइमरी है, तो उसमें SN2 सबसे फास्ट होगा, क्विकली होगा. तो ये हमारा हैलोजन है और यहाँ पे क्या है, कार्बन है. सेकेंड वाले में ये हैलोजन, यहाँ कार्बन, ये हैलोजन, यहाँ कार्बन, और ये हैलोजन, यहाँ कार्बन. ठीक है. तो जो पहला केस है उसमें जो कार्बन है वो और कितने कार्बन को अटैच्ड है, और एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये होगा हमारा प्राइमरी. ओके, देन सेकेंड वाले केस में एक कार्बन और एक और कार्बन, सो ये हो गया सेकेंडरी. ये इसमें एक और दो, एक कार्बन एक और कार्बन, ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी. और यहाँ पे एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया, एक ही है ना, एक ही है अटैच्ड, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी. ओके, ये भी प्राइमरी है. तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा होगा ऑप्शन नंबर. अब यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि दो, एक ऑप्शन ए वाला है और एक ऑप्शन डी वाला है, दोनों भी क्या है, दोनों प्राइमरी है. ए एंड डी बोथ आर व्हाट, प्राइमरी कंपाउंड्स. ओके, तो क्योंकि ये दोनों भी प्राइमरी कंपाउंड्स हैं, तो आंसर क्या होगा. नाउ यू हैव टू फोकस ऑन जो हैलोजन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा हुआ है. तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है, क्योंकि हमको जब ये हम रिएक्शन करते हैं हमको हैलोजन को यहाँ से रिप्लेस करना होता है. ठीक है, तो कौन सा एक बेटर लीविंग ग्रुप है, दैट इज गोइंग टू बी ब्रोमीन, Br. इसीलिए SN2 का जो रिएक्शन होगा वो होगा फास्ट, इन ऑप्शन नंबर ए विल बी दी आंसर. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, और Br क्या है, बेटर लीविंग ग्रुप है, वो जल्दी से छोड़ के चला जाएगा, और क्योंकि Br जल्दी से छोड़ के चला जाएगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी फास्ट. ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि दोनों प्राइमरी है तो वी हैव टू डिसाइड बिटवीन द हैलोजन, ब्रोमीन या क्लोरीन. क्लोरीन इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप, जल्दी से वो कंपाउंड को छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन Br चला जाएगा, तो ज़्यादा रिएक्टिविटी एक ही होगी.
Next, which among the following statement is not correct about SN2 reaction mechanism? Okay, देखो इस चैप्टर में ना SN1 SN2 is an important topic, आपको पता ही चल गया होगा. SN1 and SN2 is an important topic. If you want that I should be taking a session on SN1 and SN2, again you have to comment. Okay, you have to engage by commenting. Else I will not know na what is your what is the area of difficulty for you. ओके तो कौन सा स्टेटमेंट जिसमें से यू हैव टू हाईलाइट इज नॉट करेक्ट अबाउट SN2 मैकेनिज्म? कौन सा स्टेटमेंट SN2 के बारे में सही नहीं है? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स साइमल्टेनियसली. तो ये जो SN2 मैकेनिज्म है ना, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है. तो जो भी हो रहा है वो एक ही स्टेप में हो रहा है. और रिएक्शन में होता ही क्या है? रिएक्शन में या तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या तो रिएक्शन में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा. क्योंकि SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म है तो बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग तो डेफिनेटली उसी स्टेप में होगा ना. और क्या होगा? साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या, ये स्टेटमेंट सही है. SN2 mechanism is observed in tertiary alkyl halide. अब मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो SN2 का है, जो ऑर्डर है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, है ना. तो प्राइमरी तो ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि हमको SN2 के केस में जो अटैक होता है, SN2 के केस में जो अटैक होता है वो क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है. ठीक है. और इसलिए हमको स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए. स्टेरिक हिंड्रेंस क्या चाहिए? कम चाहिए. ठीक है. तो टर्शरी ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है. न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन एटम फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू हैलोजन. यस ऑफ कोर्स. देखो फॉर एग्जांपल ना, ये कंपाउंड है हमारा, इसको कौन अटैच्ड है? इसको हैलोजन अटैच्ड है. ठीक है. अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, ये पीछे से अटैक करेगा क्योंकि सामने से कौन जा रहा है? X माइनस जा रहा है. ठीक है. अब क्योंकि दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है. इसीलिए अगर नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा ना, इसीलिए एक नेगेटिव पीछे से आ रहा है और एक नेगेटिव आगे से जा रहा है ताकि इनके बीच में रिपल्शन ना हो. बिकॉज वी नो द रूल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना. So this is a correct statement. Nucleophile attacks the carbon atom from the side opposite of halogen. Rate of reaction is dependent on the concentration of the nucleophile. हाँ yes, ये भी सही है क्योंकि SN2 का ये जो 2 है, this is for biomolecular. बायोमोलिकुलर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी. एक तो हमारा अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट और दूसरा हमारा रिएजेंट, और ये मतलब जो जो न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है. So this is a correct statement कि rate of reaction is dependent upon the concentration of the nucleophile. Yes, concentration of the nucleophile. So our answer is going to be option number B. Next question. Choose the false statement from the following. Okay, false statement हमको choose करना है इन सब में से. So we are going to highlight कौन सा statement? फॉल्स स्टेटमेंट. देखो यहाँ जो मैं क्वेश्चन में हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे ना फिर गलती कर देते हैं. ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, क्या 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 पूछा है. सो ऑप्शन ए, टर्शरी अल्कोहल readily reacts with concentrated HCl in absence of zinc chloride. हाँ, क्योंकि अल्कोहल कौन सा है? अल्कोहल टर्शरी है ना. तो टर्शरी अल्कोहल है तो इसका रिएक्शन HCl के साथ ही हो जाएगा और वहाँ पे हमको ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके. अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते तो वहाँ पे हमको HCl एंड प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 भी चाहिए होता क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या रहती है? कम होती है. ओके. सो टर्शरी रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ, उसको ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. B, constant boiling HBr is used for the preparation of alkyl bromide from alcohol. ओके, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है. Order of reactivity of alcohol with a given halogen acid is primary, then secondary, then a tertiary. ओके, false पूछा है हमको.
ओके 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 ओके, नहीं ये वाला तो स्टेटमेंट सही है ना, ये वाला कांस्टेंट बॉइलिंग HBr इज यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, हाँ ये वाला तो सही स्टेटमेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना कि जो रिएक्टिविटी है वो टर्शरी की ज्यादा है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, लेकिन थर्ड में क्या बोला है कि जो रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, माई बैड, माई मिस्टेक। तो ये क्या हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया। गुड yield of alkyl halide may be obtained by heating alcohol with NaI in 95% H3PO4, yes। अगर आप ना अपने टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा रेफर करेंगे ना तो इसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन रहेंगे। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं है बल्कि टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct order of reactivity for the reaction involving cleavage of CX bond in following compound is, देखो हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको हेलोजन एंड कार्बन का बॉन्ड को तोड़ना है, हेलोजन कार्बन का बॉन्ड, हेलोजन एंड कार्बन का बॉन्ड हमको ब्रेक करना है। ठीक है, ओके, हमको पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा। अगेन सी, आपको ना अब जो 11th एंड 12th की जो बुक है ना, देखो 11th के सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं, तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा CET का। और ये सारे देखो जो क्वेश्चन है ये सारे कहाँ से, ये बुक में से ही पूछे जा रहे हैं। सो यू नीड टू नो दैट कि थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हो गया हमारा बेंजीन, थोड़ा अच्छा ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेंजीन हो गया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा है, समझो मैंने क्लोरीन लगाया है। अब क्लोरीन के पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बेंजीन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एंड इसी रीजन की वजह से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अ पार्शियल डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया पार्शियल, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब क्या हो गया, इस क्लोरीन का और इस ये जो कार्बन यहाँ पे है बेंजीन का, इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा स्ट्रांग हो जाता है। ओके, क्या हो गया, बॉन्ड ये स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को रिप्लेस करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप हो चुका है। ओके, it is easy to break single bond, it is difficult to break double bond, it is even difficult to break triple bond, है ना। और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हम कहाँ आ गए हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के ऊपर आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा क्लोरीन का रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल को जब करना होता है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है कि यार ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना के यहाँ पे बैठा है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैं ये कैसे रिप्लेसमेंट कराऊंगा। तो इसके लिए ना अगर कंपाउंड में बेंजीन, आई जस्ट टेक दिस कलर, सो अगर हम इसमें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमने कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है, नाइट्रो को इंट्रोड्यूस किया है। देखो इसका ना पूरा स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेनेशन होता है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन को देखें और मैकेनिज्म को स्टडी करें। So I'm just going to explain you the way which I feel will save time। तो यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी हमने नाइट्रो लगा दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और पहले केस में तो एक ही नाइट्रो था। देखो इस केस में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मुश्किल होगी। यहाँ पे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब सेकंड केस में तो आपने कितने नाइट्रो लगा दिए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, हमने 2 नाइट्रो लगा दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। और लास्ट केस में तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए हैं, NO2
NO2 एंड NO2, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। तो अब ये 3 ग्रुप लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ओके, ये इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो आपको 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, ये पहला वाला, ओके, ये सेकंड विथ 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, with 2 electron withdrawing group and 3 electron withdrawing group. Okay, let us go back to the question. Correct order of reactivity of the reaction involving the cleavage of CX bond in the following compound. I hope now you can answer the question, है ना? I hope now you can answer the question. Okay, so हमारी जो order of reactivity होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी A वाली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, थर्ड है, फिर सेकंड है, और फिर क्या है, फर्स्ट वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which what is the bond length between carbon and bromine in CH3Br? Okay, we are given with the molecule CBr, इसका हमको बॉन्ड लेंथ पूछा गया है और इसको यहाँ पे CH3, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, ये है ना, ये बॉन्ड की जो लेंथ है ये कितनी बड़ी है, इसका हमको क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मैंने देखा कि ना लेटली मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे वैल्यूज को लिख देती हूँ कि अगर हम CH3, अगर हम C और ओके अगर हम C और I का बॉन्ड लेंथ देखेंगे, तो क्योंकि आयोडीन की जो साइज है ना ये बड़ी होती है, कहाँ गया, हाँ देखो आयोडीन की साइज ना बड़ी होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर हम कार्बन तो वैसे रखेंगे, फिर क्या है, फिर ब्रोमीन की साइज क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी, फिर कार्बन एज इट इज है, फिर क्लोरीन की साइज क्या होगी, थोड़ी और छोटी होगी, फिर कार्बन वैसे ही, फिर फ्लोरीन की साइज क्या हो गई, और छोटी हो गई। तो इनके बीच में जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो क्या होती है, छोटी 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 होती जाती है, और जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा उतना बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और जितना लंबा बॉन्ड लेंथ होगा उतना बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। मेरे पास एक छोटी लकड़ी और एक बड़ी लकड़ी है, ये लकड़ी को तोड़ना आसान है, इस लकड़ी को तोड़ना क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो C और I का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। अभी हमने देखा था ना कि कार्बन, वो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, कार्बन क्लोरीन का और कार्बन ब्रोमीन का, मैंने बोला था ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है, और क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है और ब्रोमीन आसानी से यहाँ से एग्जिट कर सकता है। ओके, सो या हाँ, हम डेटा के ऊपर बात कर रहे थे, तो कार्बन एंड क्लोर आयोडीन का अगर हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी, आई एम जस्ट गोना राइट द वैल्यूज, 214 पिकोमीटर। कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड देखेंगे तो ये कितना होगा, 193 पिकोमीटर। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड देखेंगे तो होगा 178 पिकोमीटर, एंड कार्बन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो वो होगा 139 पिकोमीटर। देखो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 वैल्यूज़ गिवन है। सबसे जो बड़ी वैल्यू है, मैंने कैसे लिखा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो किसके लिए है, कार्बन आयोडीन के लिए है। इसके बाद इससे छोटी वैल्यू किसके लिए है, कार्बन ब्रोमीन के लिए। इससे छोटी वाली वैल्यू किसके लिए है, कार्बन क्लोरीन, एंड लास्ट वाला क्या है, कार्बन फ्लोरीन का है। हमको पूछा है कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड, सो व्हाट इज द आंसर, 193, ऑप्शन बी। ओके, मैंने इसी तरीके से मतलब 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, चार वैल्यूज हैं और हमारे पास 4 हैलोजन है, और हमको कंसेप्ट पता ही था, तो कितना आसान हो गया ये सवाल। ओके, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो यू कैन रेफर टू दिस। हम इसमें 50 क्वेश्चंस कर मतलब वहाँ तक हम करने वाले हैं, सो वी विल बी टेकिंग मोर लास्ट 3-4 क्वेश्चंस एंड देन वी स्टॉप फॉर दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following method is used for Grignard reagent preparation? Action of magnesium hydroxide on alkyl halide, action of magnesium powder on alkyl halide in aqueous medium, action of MgCl2 on alkyl halide in presence of dry ether, action of magnesium metal on alkyl halide in presence of dry ether. Okay,
सो द आंसर इज गोइंग टू बी, मतलब कितना सिंपल सा सवाल है, बच्चे ना स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं या डरने लगते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। अभी हम कर भी चुके हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, RX है, इसका रिएक्शन आपने किया है मैग्नीशियम, थोड़ा सा कलर कोड करेंगे, इसका रिएक्शन आपने किया है मैग्नीशियम के साथ में। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम मेटल है। ओके, सो व्हेन यू डू द रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। ओके, अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे बी एंड डी, तो ऑलमोस्ट सेम ही स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम नहीं करना है, क्या करना है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए। मतलब अच्छा सवाल है ना ये, नाइस क्वेश्चन। अगर आप ड्राई ईथर के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। मैंने क्या बताया है कि आर आर और एक्स है, आर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? एक्स है यहाँ पे। ठीक है, दोनों आराम से बैठे थे हाथ पकड़ के। RX प्लस आपने इसका रिएक्शन किसके साथ कर दिया? मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम क्या सोच रहा है, अब मैं कहाँ जाके बैठूं? तो ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में जाके यहाँ पे बैठ जाता है। सो R यहाँ पे हो गया और यहाँ पे X हो गया, और बीच में कौन बैठेगा? Mg। सो द आंसर इज ऑप्शन D. Next is the bond enthalpy of CX bond in CH3F molecule in kilojoules per mole will be. Okay, अभी जस्ट हमने बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट डिस्कस किया कि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा होता है और सबसे छोटा कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ होता है। सो बॉन्ड एंथैल्पी देखो, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, बॉन्ड ब्रेक्स इजीली। अब लंबा बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड लेंथ मतलब वो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, और अगर जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड तो हमको उतनी एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी ना बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। हमको बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी इज लेस, क्योंकि वो जल्दी टूट रहा है ना बॉन्ड, तो उतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, उसके बाद क्या है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, उसके बाद क्या है? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। अब कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है ना ये बहुत ही कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड डज नॉट ब्रेक इजीली, आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा, जिसकी वजह से जो इसका बॉन्ड एंथैल्पी है, एनर्जी लगाना पड़ेगा हमको बहुत ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो जैसे मैंने अभी देखा कि बॉन्ड लेंथ का भी उस पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे डेटा पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी हमको वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन गिवन है। सो अगेन इफ़ आई राइट द वैल्यूज़, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करने में हमको एंथैल्पी कम लगेगी, और ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये हम किस में व्हाट इज द यूनिट? किलोजूल्स पर मोल। सो कार्बन आयोडीन का कितना है? 234। देन कार्बन ब्रोमीन का कितना है? 293। कार्बन क्लोरीन का कितना है? 351। एंड कार्बन फ्लोरीन का कितना है? 452। ठीक है, अब मैंने ये कैसे लिख दिया? अगेन मुझे पता है कि 4 हैलोजन है, यहाँ पे 4 वैल्यूज गिवन है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाएगा। तो यहाँ 4 वैल्यूज गिवन है, जो सबसे कम वैल्यू है वो किसके लिए है? कार्बन आयोडीन के लिए है एंथैल्पी के केस में, और फिर इससे बड़ी वैल्यू किसके लिए होगी? कार्बन ब्रोमीन के लिए। इससे बड़ी वैल्यू किसके लिए है? कार्बन क्लोरीन के लिए। और सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू, सबसे ज़्यादा एंथैल्पी है कार्बन फ्लोरीन के लिए, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, which among the following halogen derivative does not correctly match with structure? कौन सा कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है? ओके, तो ये हैलोअरीन है क्या? यस, ये हैलोअरीन है। क्या ये विनाइलिक हलाइड है? यस, विनाइलिक हलाइड है ये। हैलोअरीन मतलब क्या है ना कि ये बेंजीन के ऊपर कौन अटैच्ड है? एक हैलोजन अटैच्ड है, तो हैलोअरीन सही है। अब विनाइलिक हलाइड के केस में क्या होता है? विनाइलिक हलाइड में ना आपको एक हैलोजन होता है, वो एक
टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को जुड़ा होता है। तो यस, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, मैंने क्या बना दिया, मैंने ये वाला जो पार्ट था ना उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। हेलोरीन के केस में आपको पहले वाले के केस में सेकंड वाला था ना, ऑप्शन बी था ये। ऑप्शन ए के केस में आपको क्या है, आपको चाहिए एक बेंजीन की रिंग और यहाँ पे क्या चाहिए आपको एक्स चाहिए, ठीक है। देन ऑप्शन थर्ड वाला क्या है, हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन तो बहुत ही सिंपल है कि हैलोजन अल्केन पार्ट को जुड़ा होगा, है ना, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। एंड ऑप्शन डी इज बेंजाइलिक हलाइड। एक्चुअली बेंजाइलिक हलाइड में क्या होता है ना, एक बेंजीन रिंग होता है, उसके बाद एक CH2 होता है, उसके बाद X जुड़ा होता है, और ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। तो इस केस में, हमारे केस में क्या मिसिंग है, यहाँ पे CH2 होना चाहिए था, लेकिन बेंजाइलिक हलाइड में यहाँ पे CH2 प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, CH2 मिसिंग है, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट मतलब गलत है। ये स्ट्रक्चर सही वाला कौन सा होना चाहिए था, ये वाला, और ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि हमको पूछा कि कौन सा वाला सही नहीं है, कौन सा वाला ऑप्शन गलत है, वो पूछा था। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अलाइलिक हलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। वेरी सिंपल। तो अलाइलिक हलाइड में क्या होता है ना, अलाइलिक हलाइड में क्या होता है ना, व्हाट यू हैव हैलोजन, और ये CH2 को अटैच होगा, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is in turn bonded to a doubly bonded system, in turn bonded to a doubly bonded सिस्टम को होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें से चेक कर लेना कि ऑप्शन कौन सा है, एंड देन वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड विल बी टारगेटिंग टिल 110, मतलब और हम 60 क्वेश्चन को और 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हर चैप्टर का मतलब PYQs हम देख रहे हैं, तो इसमें कितने PYQs हम सॉल्व करेंगे, 110, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो या, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड if you have not subscribed yet, please do subscribe to the channel, and hope the video helps you.